नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज सिंस इंडिपेंडेंस पर। और मैं लेकर के आई हूँ वापस वही शो जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। मैं मर्दानी नहीं हूँ, द स्पेशल ओकेजन ऑन दिस टाइम ऑन वुमेंस डे। और मेरे साथ में आज मौजूद हैं रुबीना अबरार जी, एंड शी इज़ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ एंगेजिंग मोर एंड मोर पीपल। बिल्कुल ये लेकर के आ रही हैं बहुत सारी महिलाओं को एक साथ, जो कि आज के इशू पे नहीं, बिल्कुल ऐसी चीज़ों पे काम कर रही हैं जो कि आज समाज को उन सब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज जानते हैं कि इस्लाम क्या कहता है महिलाओं के बारे में। क्या हमेशा से पुरुषों से कम या ज़्यादा रखा जाता है? आज हम वो मिथ्यों पे बात करेंगे जिन पे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा शंकाएं रहती हैं। तो मैं रुबीना जी आपका स्वागत करती हूँ इस शो पर। और मैं सबसे पहली बात आपको ये पूछना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा आज प्राउड हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे आप जैसी महिलाएं मिली जो कि आज इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि आप रियलिटी पे जाइए और आप उन मिथ्यों पर ध्यान ना दीजिए जो कि सोसाइटी ने हमारे लिए क्रिएट करी है। सो आप, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम बात करते हैं महिलाओं को आगे लाने की, जब आपने ये सारे, जो मैं कहूँगी कि जब हम जमाती इस्लाम के बारे में जब हम लोगों को अवेयर करते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के लिए करें, किसी भी एक सोशल इशू कॉज के लिए करें, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आगे ज़्यादा इंग्रेव हो जाती हैं। आपको नहीं लगता है कि तब से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आया है इन सब चीज़ों के अंदर? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपने चैनल के लिए इस एपिसोड के लिए मुझे बुलाया यहाँ पर। धन्यवाद है आप सभी का। अब आपने जो सवाल किया कि काफ़ी कुछ स्ट्रगल की बात करें या फिर वुमेंस के आगे आने की, औरतों के आगे आने की, तो जब भी एक औरत लीग से हट के कुछ काम करना चाहती है तो स्ट्रगल तो उससे होता है और उसमें फ़र्क भी बहुत आ जाता है। उसकी लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उसमें फ़र्क आता है। अगर जैसे मैं बात करूं अपनी भी, तो जो मैंने फेस किया, बहुत चेंज आया, बहुत बदलाव आया। ऐसा अगर, और सबसे पहले ये कि अगर एक औरत को देखते हैं और मुस्लिम औरत को, तो ये पर्दा, ये बुर्का, इसके अंदर अगर कोई घर से बाहर निकल रही है इस औरत को, तो ऐसी औरत को वैसे ही पता नहीं क्यों कुछ अजीब नज़रों से देखा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन हमने जब ये काम शुरू किया तो अवेयरनेस हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मेन था कि लोगों को अवेयर किया जाए। उसमें हमारा एम दोनों थे, मुस्लिम्स भी और नॉन मुस्लिम भी। मुस्लिम्स के लिए ये कि वो जाने कि कुरान की क्या शिक्षाएँ हैं और उन कुरान की शिक्षाओं को फॉलो करें। एज ए मुस्लिम वो फॉलो करें, बहुत ज़रूरत है सोसाइटी को। बहुत सारी बुराइयां जिस वक्त अभी हम देख रहे हैं ना, अभी यहाँ बात भी मौका नहीं है कि अब मैं सारी बुराइयों के बारे में बताऊँ आपको। हमारी न्यू जनरेशन कहाँ जा रही है, एज ए पेरेंट हम कैसे हैं, है ना, एज ए हम एक डॉटर कैसे हैं, एज ए सन हम कैसे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गलत हो रही हैं। हम लोगों के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है हम सोसाइटी को ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि साफ़ सुथरा हो। अगर हम कुछ साल पहले की बात लें तो हमारे जो अपने पेरेंट्स थे तो उनका कैसा रिलेशन होता था अपने पड़ोसियों के साथ, वो फ़र्क नहीं होता था मुस्लिम नॉन मुस्लिम का। ये फ़र्क नहीं होता था कि कौन अमीर है कौन गरीब है, सब लोग बराबर। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो हमने जब ये काम किया, शुरू किया, तो बहुत अजीब नज़रों से हमें भी देखा गया। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया, लोगों से बातचीत की, लोगों के पास में गए, गरीब अमीर का फ़र्क किए बगैर लोगों के पास गए, तो वो गैप भी कम होता गया। लोग हमें अजीब नज़रों से देखना बंद किया उन्होंने। और फिर एक तरह से सपोर्टिंग जो मामला होता है कि हाँ ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और कम से कम ये तो कर रहे हैं तो हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थोड़ा फ़र्क जो पहले के काम, मतलब शुरुआत में और बाद में, ये फ़र्क मैंने महसूस किया कि ये चीज़ें हुई हैं। जनरली जब हम लोग सोचते हैं कि इस्लामी वुमेन जब बाहर निकलते हैं, जो आपने कहा कि एक जिस तरीके से हम पर्दा रखते हैं, जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें उस तरीके के नज़रिए से देखा करते थे, और आज लोगों को काफ़ी सुधार नज़र आया उन सब चीज़ों में। मैं ये कहूँगी कि एक नज़ाकत है, मुझे लगता है, जो कि रिलीजन में फॉलो की गई है। जो जिस तरीके से आप लोगों को, महिलाओं को आगे लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को आगे लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज। मैं कहूँगी कि क्या नॉर्मल जनरेशन में भी आज के टाइम पे महिलाओं को कंपेयर किया जाता है क्या?
कंपेयर तो किया जाता है। किस किस नज़रिए से हम देखते हैं कि महिलाओं को कंपेयर किया जाता है? क्योंकि अगर आज मैं बात करूं कि एक ऐसा बिजनेस जिसको एक आदमी लोग किया करते थे, लेकिन आज विमेंस भी बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं उन सब चीज़ों के अंदर। हमें देख के बहुत प्राइड ज़रूर फील होता है, लेकिन आज भी उन्हें कंपेयर इस तरीके से किया जाता है कि नहीं, ये आपका काम नहीं, आप नहीं कर सकते उसको। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि कंपेयर तो किया जाता है कि हम कोई भी बिज़नेस की बात हो या कोई भी सोशल वर्क हो या एनीवे कोई सा भी काम हो, कंपेयर तो किया जाता है। लेकिन अगर मैं एज ए मुस्लिम लेडी आपसे ये बात कहूँ तो मैं कुरान की शिक्षा या इस्लाम की शिक्षाओं के उस अकॉर्डिंग अगर आपसे बात कहूँ तो आज से 1450 साल पहले, जबकि ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर था कि औरत को एक बिल्कुल जानवर से भी उसके साथ से भी बुरा सलूक उसके साथ किया जा रहा है। उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसे जब चाहे मार डाला जाए, कत्ल कर दिया जाए, उसे जैसे चाहे उसे इस्तेमाल किया जाए। ये उसकी कंडीशन थी उस वक्त औरत की। लेकिन उस वक्त एक, मैं तो ये कहूँगी कि इनकलाब जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी प्रॉफिट, उन्होंने जब औरत को उसकी असल हैसियत और असल उसका स्टेटस बताया सभी लोगों को, तो वो वाला जो स्टेटस दिलवाया गया इस्लाम के अकॉर्डिंग, आज उसकी ज़रूरत है कि हमें उस हर औरत को उस तरह का उसके राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों बताई जाएं। अब ये जब होगा ना तो इससे ही होगा कि हमारे, आप जो बात कह रही हैं कि कंपेयर वाला मामला, देखिए अगर हम अपने ईश्वर की बात करें, मतलब बात थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहूँगी, अगर हम उस पैदा करने वाले की बात करें जिसको हम सबको उसने पैदा किया है, तो वो हमें वॉच भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है। अब उसने जो प्रकृति बनाई है एक औरत की और एक आदमी की, वो दोनों बायोलॉजिकल भी डिफरेंसेस हैं उनके अंदर। लेकिन उसके बाद भी ये कि हम अगर बात करें हमेशा राइट्स की और ड्यूटीज़ की ना करें तो फिर ये आधी अधूरी बात होती है। जहाँ राइट्स होंगे वहाँ ड्यूटीज़ भी होंगी। और तो इस्लाम की शिक्षाओं के मुताबिक औरत और आदमी इक्वल हैं, और मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ। इक्वल हैं लेकिन सिमिलर नहीं है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। इस इक्वल है, सिमिलर नहीं है। एक छोटे से एग्जांपल से बताएं कि अगर औरत और आदमी हर वक्त अगर इक्वल होंगे तो फिर तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि रात को मान लीजिए अपने घर में चोर घुसा, और उस चोर के, अब एकदम से चोर घुसा है तो किसकी ड्यूटी होती है? आदमी, हस्बैंड या जो फादर जो होंगे फ़ौरन उठ के उसे कहेंगे कि नहीं तुम जाओ उठ के और चोर को भगाओ। तो मैं सिर्फ फ़र्क बताना चाह रही हूँ कि इक्वल हैं। बहुत सारा जो राइट्स जो इस्लाम ने दिए ना, वो किसी और रिलीजन ने नहीं दिए औरत को। उसे जीने का हक़ दिया है और उसको पढ़ने का हक़ दिया है, उसे अपने विचार पेश करने का स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी दी है, उसको अपनी शादी, उसके जब तक उसकी मर्ज़ी ना हो उसको करने का किसी को राइट नहीं है ना। दूसरी तरफ ये कि हर तरह से एक मुस्लिम लेडी को उसके बाप, उसके फादर, उसके बेटे, उसके हस्बैंड और उसके भाई की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है। उसको मतलब फाइनेंशियली भी मजबूत किया गया है और मेंटली भी उसको बहुत मजबूत किया गया है। और उसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कुरान के अंदर कि अगर आप उसको उसके जिस हस्बैंड के बारे में कहा गया है, आप अपने स्टेटस का जो खाते हो, जिस स्टेटस से आप अपना ड्रेस पहनते हो, जिस स्टेटस से आप रहन सहन है आपका, उस स्टेटस के मुताबिक अपनी बीवी के लिए करो। नहीं करोगे तो वो जो पैदा करने वाला है, जिसने पूरा स्वर्ग और नर्क जो बताया है, वो नरक आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो हमें जो ईश्वर जो हमें कंट्रोल कर रहा है और हमें वॉच कर रहा है, हम यहाँ दुनिया में क्यों कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आपका ये मीडिया चैनल है, आप यहाँ पर एक बैठी हैं, तो इसके पीछे क्या है? अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आपका एक पूरा सिस्टम होगा यहाँ का, आपके जो बॉस होंगे या आपके जो भी आपसे ऊपर होंगे, वो आपसे हिसाब लेंगे। बिल्कुल, आपने क्या अच्छा काम किया इंटरव्यू के लिए, जो कितने अच्छे थे, और क्या माइनस काम किए। प्रमोशन भी होती है और बैक भी होते हैं हम कुछ में, सजा जैसे कहते हैं, है ना। तो वही हमारा ईश्वर का मामला है, जो पैदा कर रहा है बिना किसी टैक्स के, हमें सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है, हवा पानी सब चीज़ें, और वो सारी चीज़ें हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो फिर ये हमारा बिलीव जो है ना, ये मैं समझती हूँ कि ये बिलीव थोड़ा कम हो रहा है हमारा ईश्वर के ऊपर। इसलिए समाज के अंदर जो बुराइयाँ, हर कोई कुछ भी, न्यू जनरेशन जो चाहे जैसे करती है, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों की ट्रेनिंग वैसी नहीं कर रहे हैं जैसे कि करना चाहिए एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, क्योंकि हमारा बिलीव ही नहीं है कि कोई हमें देख रहा है
और कोई हमें कंट्रोल करेगा और उसके लिए हमसे सवाल भी करेगा। जब ये बिलीव होगा, जब ये भय, इसे भय कह सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर भी एक सिस्टम होता है। पेरेंट्स का भय नहीं होगा तो वो घर कैसा होगा आप समझ सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में आपके बॉस का थोड़ा सा भय नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा, तो ये भी यहाँ को सिस्टम ढंग से नहीं चल सकता है। तो यही जो प्रमोशन, बेनिफिट और हमें नीचे आने का दोनों चीज़ें हैं, तो ये ज़रूरी है कि आज हमारी सोसाइटी को, जनरेशन को हम ये चीज़ प्रोवाइड करें। और इसीलिए हम जैसे आप जैसे लोग अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं आपकी फील्ड को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि ये भी एक जन सेवा ही तो है, लोगों तक रियलिटी पहुँचाना। और हम भी वही कर रहे हैं कि लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं, लोगों से इस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और उनको जो रियलिटी है वो बता रहे हैं कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है। जब एक आदमी अपनी ड्यूटी पूरी करता है तो उसको राइट्स ज़रूर मिलते हैं। ज़रूर मिलते हैं। जब आप लोगों से मिलती हैं जाकर के, क्योंकि शुरू में काफ़ी टिपिकल रहा होगा आपके लिए, ना श्योर। जब हम बात करें तो आपने बताया कि जब हम महिलाओं से जाती थी, मैं चाहूँगी कि आप वो एक इंसिडेंट्स मुझे फिर से बताएं जब इस तरीके की क्रूरतियाँ जब तब से चली आ रही हैं, तो लोगों के दिमाग में एक कहते हैं ना, एक कीड़ा सा पल जाता है कि और वो निकालने को रेडी नहीं होते हैं उससे। जब आप उनसे बात करती हैं और कहीं ना कहीं वो अपने उस पॉइंट पर ही डटे रहते हैं कि नहीं, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, जो हमने देखा है वो सही है, आप उस वक्त किस तरीके से डील करती हैं? क्या उसमें भी कहीं ना कहीं इस्लाम में जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, क्या आप उनका सच में ऑब्जर्वेशन लेती है, क्या आप उनको एग्जीक्यूट कर पाती हैं वहाँ पे? हाँ, ये आपकी बात बहुत ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं जब शुरू में थी और अब मेरा अगर 16-17 साल का एक्सपीरियंस, पहले तो मैं भी एक एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ गुजार दी मैंने, और इतना सब कुछ आज ज़रूर सोचती हूँ कि अगर जो चीज़ मैंने अब बोलना शुरू किया है, काश मैं पहले बोलती। और मेरी जो क्लासमेट्स थी मुझसे बहुत क्वेश्चंस करती थी, बिल्कुल बहुत क्वेश्चन करती थी, पर मैं बहुत शाय थी, तो मैं ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती थी उनको, बस सोचती थी कि अपने आप समझ जाएंगे। लेकिन आज मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो इस्लाम के अकॉर्डिंग मुझे जो मैं चीज़ को फॉलो करती हूँ और जो पेशेंस मुझे सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है, तो उसके मुताबिक ये कि मैं बहुत आराम से उनकी बातें सुनती हूँ। अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप जब तक उसको प्रैक्टिकल करके नहीं बताते हैं वो बिलीव नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो फिर भी ऐसे होते हैं कि आप उनको सब कुछ करके भी बता देंगे, साबित भी कर देंगे आप, तब भी वो आपको उनको नहीं मानना है तो नहीं मानना है, मानेंगे। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को हमें अच्छे तरीके से इग्नोर करना चाहिए। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि हम उनसे वो इतने साल हम उन पर मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ तो ये बहुत होता है कि हमने 1 साल 2 साल 5 साल किसी लेडी पर बहुत मेहनत की, पर वो हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमने किसके लिए किया है? अपनी खुशी के लिए और ऊपर वाले को जवाब देने के लिए। हमने कोशिश की थी, उसने देखा, वो कोशिश सक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, हम उसको आराम से बड़े नॉर्मली उसको छोड़ देते हैं। और फिर छोड़ने के बाद भी ये कि ऐसा नहीं छोड़ते हैं कि हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं, है ना। कभी उसका कोई ऐसा मौका पड़ गया कि हमारी ज़रूरत है उसको, तो ऐसा नहीं छोड़ना है, उसको इग्नोर करना है कि ठीक है वो इस वाले बात पर हमारी बात को नहीं समझ रहा है। कभी इस अच्छी मतलब कहते हैं कि उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी बात को ढंग से समझा सकें और वो हमारी बात को समझे। लेकिन प्रेशराइज वाला मामला नहीं होता है, और वो इस्लाम धर्म में भी नहीं है कि आप प्रेशराइज़ किसी को करेंगे। क्योंकि प्रेशराइज़ करके जैसे कि बहुत इतने सारी मिथ्ये भी हैं ना, बहुत सारे गलत फहमियाँ भी हैं कि इस्लाम धर्म ऐसा है जो लोगों को ज़बरदस्ती इस तरह लेकर आता है और वो इस तरह से पाबंद कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें कब दूर होती जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। और इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि आज के ज़माने में शायद वक्त की कमी इतनी इस कदर हमें परेशान कर रही है कि हम लोगों से मिलना जुलना छोड़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है अभी एक दूसरे से मिलना जुलना। जैसे कि हमारे भारत के कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ पे रामायण, महाभारत और उसी में से कुरान भी है। तो मैं चाहूँगी कि आप जो मोहम्मद साहब ने कुछ ऐसे मैं कहूँगी कि ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कुरान में जो कि सच में वाकई में बताते हैं कि एक महिला है क्या आपकी लाइफ के अंदर। मैं चाहूँगी कि आप उनके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे हैं, सारे रेफरेंसेस एक साथ बताने मौका नहीं होता है। कुछ जो आपको लगता है। मुझे मेरा फेवरेट एक बहुत है, हालांकि मैं महिला हूँ, एक औरत हूँ, उसके बाद भी मैं सभी महिलाओं को मतलब उनको उनकी लाइफ
खुशी की लाइफ हो और वो बिल्कुल सही तरह से अपने घर के अंदर एक अच्छी फैमिली के साथ में गुजारे हैं वक्त, तो मैं उनको हमेशा मोहम्मद साहब का एक रेफरेंस ज़रूर देती हूँ। हमारा पूरा मतलब उसको हदीस कहते हैं। हदीस के अंदर ये बात कही है कि एक औरत जो कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, अपने ईश्वर पर ईमान रखती है और रमज़ान के रोज़े रखती है, और फिर प्लस ये कि अपने शौहर की, अपने हस्बैंड की बातों को मानती है, अच्छी बात, सही बातों को मानती है, उन्हें फॉलो करती है, और उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चों का और उसके घर की हिफाजत करती है, अच्छा पालन पोषण करती है, उसके बच्चों की तरबियत करती है। तो ऐसी औरत जन्नत में, स्वर्ग में, चाहे जिस दरवाजे से, जन्नत की बहुत सारे दरवाजे हैं, उसमें से चाहे उसकी मर्ज़ी है वो चाहे जिस दरवाजे से दाखिल हो सकती है। ये एक औरत के लिए बताया गया है। यानी कि इनमें अगर आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो हर सेंटेंस के अंदर ऐसी वाली कोई बात नहीं कही गई है जो आपसे की नहीं जा रही हो। आप आराम से उसको फॉलो कर सकती हैं, आराम से। ऐसा नहीं है कि आप पर बहुत सारा बर्डन डाला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिंदगी में भी उसको अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद साहब ने मतलब जो भी पुरुष हैं उनको भी कहा है, उसमें भी महिला की ही मतलब बताया, उसका स्टेटस ऊंचा बता दिया। कैसे बताया कि अगर तुम उसको बिना वजह परेशान करोगे, जो उसकी हैसियत है उसके मुताबिक उसे खिलाओगे पिलाओगे नहीं, और अगर तुमने साथ उसके साथ बदसलूकी की तो वो तुम्हें नरक में भेजेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा उसका। और एक और जगह पर ये कहा है कुरान में, मोहम्मद साहब ने भी, और हदीस में मोहम्मद साहब ने कहा है, कुरान में भी है कि क्या मतलब इस तरह से बताया कि एक औरत को एक बहुत बड़ी नेमत, मतलब अचीवमेंट ऊपर वाले की तरफ से, ईश्वर की तरफ से बताया गया है कि दुनिया में तुम्हें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, नेमतें जिसे कहा गया है, जितनी भी चीज़ें, उनमें सबसे बेहतरीन चीज़ तुम्हारे लिए तुम्हारी अच्छी बीवी, और वो अच्छी बीवी के साथ अगर तुमने बुरा सलूक किया तो तुम नरक में जाने वाले हो। तो ये जो ईश बे है, अगर ये चीज़ हमारे सभी के अंदर हो, आदमियों में भी और औरतों में भी, स्त्री पुरुष दोनों इक्वल हैं, तो ऐसा है कि दोनों को बताया कि अगर आपने ये गलत किया तो आप नरक में जाओगे, आपने ये ठीक किया तो आप स्वर्ग में जाओगे। यहाँ पर एक इंसान की हैसियत से बताया। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ औरतें ही स्वर्ग में जाने वाली, सारे आदमी नरक में जाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया। जो एज ए मुस्लिम, जो एज ए इंसान की हैसियत से जो भी कर सकता है, अच्छा जो फॉलो करेगा वो स्वर्ग में ज़रूर जाएगा, ये वादा किया ईश्वर ने। बिल्कुल। मैं हालांकि इसको कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रही हूँ, लेकिन अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, पूरे वर्ल्ड वाइड बन गया है, एंड आई एम श्योर आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हिजाब का जो मुद्दा है इसको लेकर के मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विमेंस को, महिलाओं को जब इन सब चीज़ों के अंदर लाया गया तो ये बहुत ही गलत था। लेकिन जिस तरीके से ये बात शुरू हुई कि आप हिजाब पहनना चाहते हैं, लेकिन आप स्कूलों में, दफ्तरों में और कॉलेजेस में जब आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो एक उसका परफेक्ट कोई यूनिफॉर्म होता है, आप वो ना पहन करके अगर हिजाब पहन के आ रहे हैं तो क्या ये गलत है? आपको ऐसा लगता है? मेरे ख्याल से ये जो इशू हुआ अभी, इशू था ही नहीं, इसे बना दिया गया। सबसे बड़ी बात तो अब वो चाहे पॉलिटिकल इशू, और हम सब समझदार लोग हैं, हमें पता है कि आखिर इसे ऐसा क्रिएट क्यों किया गया था। ये हिजाब को ऐसा तो है नहीं कि सडनली 1 महीना या 1 साल से मुस्लिम लड़कियां करने लगी हैं। ये तो 1450 साल पहले से ही सारी चीज़ें, जब से इंसानियत आई एक तरह से, तब से ये चीज़ है। अब उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एकदम से ऐसा क्यों महसूस हुआ कि अभी ही फॉलो किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं, ये राइट टू चॉइस है एज ए मुस्लिम लड़की या औरत, ये हमारा हक है और हमारी खुद की चॉइस है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आप इस वक्त मेरी मिसाल ले सकती हैं ना, यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और ठीक है हम लोग हिजाब में ही बैठे हैं, तो ना तो मेरा सोशल वर्क रुक रहा है, ना इसके लिए कोई मेरे रुकावट पैदा हो रही है, और ना ही मुझे किसी ने बोलने से रोका है। मैं अपनी बात क्यों नहीं पहुँचाऊँगी, मैं अपने विचार लोगों तक क्यों नहीं रखूँगी? ये मेरी चॉइस है, मेरा राइट है। और एक ये मजहबी तालीम जिसे कहते हैं, हमारे रिलीजन की एजुकेशन है, जिसे एक उम्र के बाद में उस लड़की पर छोड़ा जाता है। हाँ, उसे गाइडलाइन उसको दी जाती है कि ये तुम्हारे लिए ये अच्छा है, ये तुम्हारे लिए ये बुरा है, अगर तुम गलत को फॉलो करोगी तो तुम्हारे लिए आगे जाके नुकसान है। लेकिन उसको प्रेशराइज नहीं किया जाता, पाबंद नहीं किया जाता, जो कि गलतफहमी फैला दी गई कि एक मुस्लिम लड़की को बहुत पाबंदी से, औरत को बहुत पाबंदी से रखा जाता है और इस्लाम धर्म में उसे कैद कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हिजाब इशू बना दिया गया है, तो इशू था नहीं, बिल्कुल नॉर्मली था सभी को। हम तो भारतीय हैं,
सबसे पहले हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भारतीय हैं और हमारा भारतीय संविधान हमें खुद ये अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो करें और उसी के मुताबिक अपना जीवन यापन करें। सभी को, मैं सिर्फ एक इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, सभी धर्मों को ये वाली बात कही गई है, आज़ादी दी गई है। तो अचानक ऐसा क्यों हुआ, इसे क्रिएट क्यों किया गया? एक लड़की अगर हिजाब के अंदर कॉलेज आ रही है तो 50 से 60 लड़के उसके लिए वो कैसे ड्रेसअप में आए, हम सबको नज़र आया। क्या बाकायदा से कोई प्लानिंग थी, क्या था, वो क्यों ऐसा कर रहे थे? उन्हें मैं तो ये कहूँगी कि शायद बच्चों को भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें कुछ सिखाया गया कुछ वक्त के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, और उसको ये चीज़ उन्होंने फॉलो कर दी। तो ये सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है हमें दूर करने के लिए। ज़रूरत है हम भारतीय होने के नाते अभी भी हमारा वही, अगर हमने जो स्कूल में पढ़ा है भारतीय संस्कृति, उस भारतीय संस्कृति को दोबारा जिंदा करने की ज़रूरत है। हमारे बीच में जो दूरियां हैं उस दूरियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ऐसे इशू बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हमारा एक धार्मिक हम उसको रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी इसके लिए कोई गलतफहमी दूसरे ना रखें कि हम पर कोई पाबंदी की जा रही। हम रिलैक्स हैं। और इसमें भी आप देखती होंगी कुछ मुस्लिम लड़कियां और औरतें करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो उसके फॉलोअर्स के ऊपर है, उसके मानने वालों के ऊपर है। और जो मुसलमान की जो डेफिनेशन है वो है ही, इस्लाम का जो अर्थ है वो है आज्ञा पालन, समर्पण करना। जो आज्ञा पालन करेगा तो वो मुसलमान की हैसियत से उसको फॉलो कर रहा है, तो वो उसको मानेगा। अगर नहीं मानना चाहता है तो तब तक उनको भी समझने की ज़रूरत है। तो ये कोई इशू नहीं था, और एक पॉलिटिकल इशू तो बिल्कुल ही नहीं था जिसे क्रिएट कर दिया गया। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें जो भ्रमित किया जा रहा है, कोई ना कोई किसी न किसी इशू को थोड़े थोड़े दिन में उठाकर इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। हम का क्या है, हम एक इंसान है, मनुष्य है, और मनुष्य की जो मतलब कंडीशन है वो सारी सबसे ऊपर है। ह्यूमन बींग्स की जो है उसको अक्ल के बारे में तो हमें अपनी अक्ल से सोचना चाहिए। हम फिर क्यों इंसान हैं, हम भी फिर जानवरों की तरह फॉलो करते जाएं किसी को भी, वो इधर भेड़ की तरफ जा रहे हैं, झुंड जा रहा है तो हम भी उधर जाएं, ऐसा नहीं। अक्ल आपको दी है ऊपर वाले ने, उस अक्ल का इस्तेमाल कीजिए कि हमसे क्या काम लिया जा रहा है, हमें क्यों दूरियां पैदा की जा रही है, किसी का क्या फ़ायदा हो रहा है। हमें आपस में एक दूसरे से दूरियां नहीं बढ़ानी है, बातचीत करते रहना है। बिल्कुल। और आई थिंक आज जितने दर्शक इसको देख रहे हैं, मैं सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी। भारतीय संस्कृति आपको कभी ये नहीं दिखाती है कि आप उन क्रूरतियाँ या फिर ऐसे मिथ्स को फॉलो करें जो कि है ही नहीं, जो कि आज के लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपको देखना क्या है, वो है सच्चाई। और ऐसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम आज और पर्दे उठाने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि रुबीना जी से हमें काफ़ी सारी वार्ता यहाँ पे करनी है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सभी का वापस से स्वागत है, और हम वापस आ गए हैं बात करने रुबीना बराड़ जी से। तो मैं सबसे अब सेकंड जो फेज़ है, मैं यहाँ पे ज़्यादातर इंटरेस्टेड ये हूँ कि आप इतना सारा काम करती हैं, सोशल वर्क करती हैं, इतने सारे लोगों को अवेयर करती हैं कि आपको पेरेंटिंग किस तरीके से करना चाहिए, सोसाइटी को कैसे बिल्ड करना चाहिए, आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हैं। बिकॉज आई नो आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, और मुझे ये भी पता है कि सारे के सारे लोग आपको बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। आप कहीं ना कई बार कि जैसे जल्दी में निकल रहे हैं, अब काफ़ी सारा काम घर पे छूट जाता है और आपको सबको हैप्पी भी रखना पड़ता है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि इस्लाम में जब हम कहते हैं कि हमें नज़ाकत के साथ में ये भी चीज़ें कहा जाती है कि आप सुन लो, पलट करके जवाब मत दो। और एज अ वुमेन भी आई थिंक ये मेरी चीज़ में भगवान ने दी है हमें कि हम कभी भी पलट के जवाब नहीं देते, हम सुन लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या तर्क है, कहाँ गलत रह गए हम। तो आप किस तरीके से अपना घर मैनेज कर पाती हैं? घर मैनेज, आपने बिल्कुल वो बात कही कि मेरा जो घर वाले हैं, पूरी फैमिली मुझे बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया, उन्हीं से मैं हुई थी। और फैमिली मैनेज की बात मैं अगर कहूँ या फिर पेरेंटिंग की बात कहूँ, तो मेरे ख्याल से तो पेरेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। ऐसी जॉब जो आपको मेरे ख्याल से दूसरी कोई जॉब नहीं हो सकती है। और आपकी जो प्रकृति ऊपर वाले ने बनाई है औरत होने की हैसियत से, जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसको अपने आप जो फीलिंग पैदा होती है वो किसी और के जरिए नहीं हो सकता वो काम। तो पेरेंटिंग पर अगर मैं बात करूँ और गुड पेरेंटिंग पर बात करें हम लोग, तो इसमें भी अगर आप
फिर आप कहेंगे कि मैं वापस उसी पर जा रही हूँ। तो कुरान की बहुत सारी शिक्षाएं, इस्लाम की बहुत सारी, गुड पेरेंटिंग होती कैसे है। और मैं इसको मानती हूँ ये बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप बच्चों को एक ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर देते हैं, घर का माहौल देते हैं, आपको देखकर ही बच्चे सीखते हैं। आप झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। आप अगर अपने बड़ों की बुराइयां बच्चों के सामने करते हैं, अपने हस्बैंड की बुराई करते हैं, अगर आप किसी पड़ोसी की करते हैं, इन लॉज की करते हैं, बच्चा उसको क्या लगेगा कि मम्मी कर रही हैं, फादर कर रहे हैं तो ये ठीक कर रहे होंगे। मैं भी करता हूँ, मैं भी वही फॉलो करता हूँ। जैसे कि वो बच्चा जो है ना, वो कच्ची मिट्टी के समान, बहुत सुना है ना पहले हमने कि इसको जैसे ढाला जाएगा वैसे ढल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में हमें गुड पेरेंटिंग के ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, हम दोष उनको देते हैं बाद में कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मुझे सपोर्ट क्यों मिलता है उनका, क्योंकि हमने उनको वो माहौल दिया है कि आपको देख रहे हैं, आपका वो अक्स है, आप जो पेरेंट करेंगे वही बच्चे करेंगे। मैं अगर बच्चों को ये सिखा रही हूँ कि किसी की मदद नहीं करनी, कोई सोशल वर्क नहीं, सिर्फ अपनी लाइफ है, अपने लिए सोचो, अपने तक ही रहो। हम मज़े में हैं, बाकी सब पास वाले घर में भी अगर आग भी लग रही हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ये पेरेंटिंग नहीं है, ये गुड पेरेंटिंग नहीं है, ये बैड पेरेंटिंग है। हम उसको एक अच्छा इंसान, क्योंकि मैं इस पेरेंटिंग को गुड जॉब इसलिए कह रही हूँ, हमारे एक औरत होने की हैसियत से ऊपर वाले ने जो हमें मेन हमारा जो ड्यूटी है ना, वो सबसे मेन ड्यूटी है एक नई नस्ल को बढ़ाना। एक औरत से ही बच्चे दुनिया में आते हैं, औरत के ज़रिए। तो उसको पेरेंटिंग कैसे कर रही है, सबसे पहली टीचर कौन होती है, हमारी माँ ही होती है। और माँ के लिए अगर हम बात करें तो पूरे संसार के जितने भी दिल हैं, उन दिलों में सबसे ज़्यादा सम्मान किसका होता है? अगर हम एकदम से माँ लफ्ज़ बोलते हैं, फ़ौरन सम्मान बाप से भी ज़्यादा आ जाता है। तो ये सब क्यों? और मैं तो इसको मानती भी नहीं हूँ। मैं एक मतलब हाउस वाइफ बहुत अच्छी हूँ, मैं मानती हूँ। और हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं ये सोचती हूँ। तो मैं बहुत अच्छी हाउस वाइफ भी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे खुश हैं, मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, मेरे इन-लॉज़ मुझसे खुश हैं। मैं जब ये सोशल वर्क करती हूँ, जब अपने संस्था के लिए काम करने निकलती हूँ बाहर, तो उनका भी खुशियों का ध्यान रखती हूँ, उनके लिए जो ज़रूरत है उनका ख्याल रखती हूँ, बच्चों की क्या ज़रूरत है उनका ख्याल रखती हूँ। तो ये अगर हम इसको मेंटेन करके रखते हैं ना, हमें क्या होना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो ये लाइफ सक्सेस लाइफ नहीं है। सबसे अच्छा जिसे हम कहते हैं तरक्की या उन्नति पर हम कब जाएंगे, जब हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। उसकी परेशानी क्या है और मेरी परेशानी क्या है। अगर वो मेरी बीवी बीमार है तो क्यों, वो औरत है तो क्या मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता, मैं उसे दवा नहीं दे सकता, मैं उसे पानी क्यों नहीं पिला सकता। अब जब ऐसी पेरेंटिंग हम लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने, बीवी बीमार है तो हस्बैंड उसकी सेवा कर रहा है, हस्बैंड बीमार है तो बीवी उसकी सेवा कर रही है, दोनों एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे। बच्चों ने ऑटोमेटिकली देखा, बच्चों के अंदर वो चीज़ें आई। ये है गुड पेरेंटिंग। और सबसे बड़ा जो नेचर ने हमें काम दिया, वो यही काम दिया। हमारा जो हम बायोलॉजिकल, हम फिज़िकल जो भिन्नताएं हैं एक औरत की और एक आदमी की, मैं फिर से कहूँगी कि हम इक्वल हैं लेकिन सिमिलर नहीं हैं। बिल्कुल है ना। ऊपर वाले ने हमें बहुत सोच समझ के गढ़ा है ना, दोनों की एक जैसा क्यों नहीं है। तो ये जो प्रकृति ऊपर वाले ने बनाई है, हम उस प्रकृति के हिसाब से ही काम करेंगे तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो अच्छी चीज़ें, वो सोशल वैल्यूज़ को समझते हैं, वो बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं वो अपने आप सीखते हैं। फिर ऐसे में अगर मैं उनको अचानक ये बोल के मैं निकलूँ, बच्चे मुझे ठीक है, मुझे सुबह निकलना है, आपका मैं टिफ़िन जल्दी जल्दी बना देती हूँ, आपको स्कूल जाना है तो बेटा देखो मैं आपके आने से पहले शायद आपको, जब आप वापस लौटेंगे मैं ना मिलूँ घर पर, आप ऐसे ऐसे करना। मैं मानती हूँ ये प्रैक्टिकल जब आप इसको लाइफ के अंदर कर लेते हैं ना, ये वाला काम, तो बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे और वो खुश भी रहेंगे। फिर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप हमें छोड़कर क्यों चली जाती हैं, क्यों? क्योंकि हम उन्हें भी वक्त दे रहे हैं, अपने इन-लॉज़ को भी वक्त दे रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को भी वक्त दे रहे हैं। और ये वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। हम बहुत सारा सोशल वर्क कर लें बाहर जाकर और हमारी फैमिली अगर हमसे खुश नहीं है तो मैं मानती हूँ ना तो आपको दिल की खुशी मिलेगी ना ही सुकून मिलेगा। बिल्कुल, ये बात है ना। तो ये सुकून की नींद और दिल की खुशी ये सोशल वर्क से तो आती है, लेकिन सोशल वर्क के पीछे फैमिली लाइफ भी हमारी बहुत इसमें रोल है उसका भी। तो आज के ज़माने में गुड पेरेंटिंग मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छा बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना सबसे बेस्ट जॉब मेरी नज़र में ये है।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और आई थिंक लोगों को ये समझना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है और आपको वो जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभानी भी है। मैं कहूँगी कि नारी जो होती है वो ना तो किसी आप भेदभाव नहीं कर सकते, ना किसी बेसिस के रिलीजन पे, ना उस पर किसी कलर कास्ट क्रीड के ऊपर आप उस पर भेदभाव कभी नहीं कर सकते। नारी नारी होती है। आपने जैसे बोला माँ, तो नारी माँ के समान भी उतनी सम्मानपूर्वक होती है, चाहे वो बेटी के समान हो, कोई भी औरत के समान हो। जब हम इतना सम्मान देते हैं, हम फेमिनिज्म की बातें करते हैं, आपको क्या लगता है कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा सेंटेंस अगर आपको उस पर बोलना हो तो आप नारी को किस तरीके से निष्पक्ष रखती है? हाँ, ये तो आपने दुविधा में डाल दिया कि एक ब्यूटीफुल सेंटेंस के अंदर जो नारी की जो डेफिनेशन है वो एक सेंटेंस में तो पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन ये है कि जिस तरह से पुरुषों को भी अपने विचार व्यक्त करने की या अपनी जो चीज़ें हैं उसको रिएक्ट करने की, मन में उसकी क्या चल रहा है या वो क्या करना चाहती है, जिस तरह उनको अधिकार है वैसे औरतों को भी अधिकार है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो मैंने बताया अभी मैं इससे पहले कि उनको सबसे अच्छी जॉब तो ऑटोमेटिकली मिली हुई है पेरेंटिंग की, और एज ए उसके हैसियत से, माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से, या बेटी की हैसियत से, या बीवी की हैसियत से, और उसको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो अदर कहीं नहीं मिलती हैं। पुरुषों के लिए इतनी सारी बातें नहीं कही जाती ज़्यादातर किसी भी धर्म में, और इस्लाम धर्म में तो बहुत सारी बातें सिर्फ औरतों से जुड़ी हुई हैं। तो मैं एक सेंटेंस में तो इसका जवाब नहीं दे पाऊँगी लेकिन ये है कि औरतों को भी हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम कुछ डिग्रीज क्यों ले रहे हैं, क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? ऐसा नहीं। हम सोशल वर्क या जन सेवा वो करके भी तो अपने आप को साबित कर सकते हैं। हम अब जिस जॉब के अंदर, जिस फील्ड के अंदर भी हैं, हम सिर्फ ऐसा हमारी मेंटेलिटी ना हो जाए कि मुझे बस तरक्की करनी है और तरक्की के नाम पर सिर्फ पैसा कमाना और अपनी पब्लिसिटी पाना ये मेरी तरक्की है। हम अपनी बुद्धि से सोचें, हम मनुष्य हैं और वो सबसे ऊंचे शिखर पर हैं हम लोग, तो हमें अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए, अक्ल को इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं इस दुनिया में आई क्यों हूँ, है ना। तो हम अपने, और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि इस्लाम धर्म के अंदर भी जॉब करने के लिए मना नहीं है। आपको ज़रूरत है या फिर आपका दायरा तो बता दिया है, बिल्कुल बताया, जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि उसका दायरा क्या है, क्योंकि फिज़िकली जो चीज़ है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसकी एक पेरेंटिंग करना, बच्चों की परवरिश सबसे अच्छा, क्योंकि आप समाज को वो दे रही हो जो आदमी नहीं दे सकता है। एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाकर आप पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए आप भलाई का बहुत बड़ा काम कर रही हो, तो आप अपने आप को वैसे ही नीचा मत मानो। और जो घर है वो फैमिली जो होती है ना, हमारी फैमिली असल में क्या है, सबसे सुरक्षित जगह मेरे ख्याल से। ठीक है, कुछ फैमिलीज़ की अगर हम वो मामला सर्वे करें तो कुछ फैमिलीज़ हो सकती हैं जहाँ डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन अगर भी हम बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, घर में जाके क्या मिलता है? सुकून, रिलैक्सेशन, अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हैं हम। तो उस इतनी खूबसूरत जगह को, इतनी सुकून वाली जगह के अंदर अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो अपने आप को निकृष्ट कैसे मान सकते हैं? ये काम हम ख़राब कैसे मान सकते हैं? ये तो बहुत ऊंचे दर्जे का काम है। तो मैं तो ये कहूँगी कि अपने जहाँ जॉब की ज़रूरत है, हम उस तरह जन सेवा करना है तो हमें वो भी करना है, लेकिन जो पहला रोल हमारा है वो पेरेंटिंग, हमारा घर, उसको ज़्यादा फोकस करना है। ये डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, अगर आप भारतीय संस्कृति की मैं बात ना करूं, वेस्टर्न कल्चर की मैं बात करूं, तो वेस्टर्न कल्चर में तो औरत एक, मेरे जहाँ तक मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखूं, तो जीती जागती लाश की तरह उसको इतना प्रेशराइज कर दिया गया है। फेमिनिज्म के नाम पर ऐसा भी कर दिया गया उसको कि अब तो हस्बैंड काम ही नहीं करता है, सिर्फ वाइफ ही काम, वही जॉब कर रही है, वही घर चला रही है, उसी पर सारी जिम्मेदारी है, घर की भी। वो भी गलत है कि घर की भी और दूसरा बाहर जॉब भी। वो कितना अपने आप को परेशान कर रही है, कितना अपने आप को थका रही है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमारे अंदर, क्योंकि मैं मानती हूँ कि सबसे बेसिक जो है ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, ये ज़रूरी है। कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप में। और वेस्टर्न कल्चर हमें क्या दे रहा है? हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है वेस्टर्न कल्चर ने। मैं बहुत सारी जो शादियों का जो कैटेगरी है वो भी बहुत सारी, कि पहले ट्रेडिशनल मैरिज होते थे, उसमें बच्चों की भी मर्जी होती थी, पेरेंट्स की भी होती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ। फिर लव मैरिज आए, लव मैरिज के बाद भी आगे बढ़कर लिव इन रिलेशनशिप, जब तक साथ है, मर्जी है, निभा रहे हैं, ठीक है, साथ रहे, फिर अलग हो जाए,
फिर उसके बाद और हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत है। फिर आया डिंग्स का, है ना, डबल इनकम नो किड्स, दोनों कमाएंगे, बच्चे नहीं होंगे, अपनी लाइफ मज़े से गुजारेंगे। और फिर उससे भी नीचे आ गया फ्रेंडशिप लट्स, फ्रेंडशिप ऑफ लट्स। उसमें ये है कि दोनों का शादी भी नहीं होगी और दोनों अपने अपने घरों में रहेंगे। जब उनको रिलेशन बनाना होगा तो साथ रहेंगे कुछ घंटों के लिए, फिर नो मैसेजेस, नो फोटोज़, नो पिकनिक। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, हम सोचने की बात है, क्योंकि हमारा जो बेसिक है, बुनियाद जो हमारी है वो कमज़ोर होती जा रही है। और हम ये क्या जनरेशन को दे रहे हैं, नई जनरेशन, ये समझने की ज़रूरत है। अभी हमारा जो मतलब बुनियाद है वो कमज़ोर है, इसलिए हमारी फैमिली कमज़ोर है, इसलिए हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। इसलिए हम पेरेंट्स की शिकायत होती है कि कुछ भी कहते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं, मानते नहीं। मैं इससे अगेंस्ट बात कहती हूँ कि जब आप बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, गुड पेरेंटिंग करके, वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात को फॉलो भी करेंगे, वो आपके काम में आपका सपोर्ट भी करेंगे। तो ये मैं कह रही हूँ कि एक सेंटेंस में नहीं, बात बहुत लंबी हो गई है तो ये हिसाब से कहना। लेकिन मुझे लगता है आप जितना भी बोले वो कम ही होगा आज, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है हम टाइम बाउंडेशंस में चले जाते हैं और उन रिलेशनशिप्स को बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं आगे। मुझे बहुत अच्छा लगा रुबीना जी, आपने टाइम दिया, आप यहाँ आए और आपने इतनी सारे मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करी जो कि लोगों तक अवेयर ही नहीं है, लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं हम। और आई थिंक इसके बाद में मैं इसको ब्रेक कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस शो विद रुबीना अब्रार।